मेरी दास्तान किस्त नंबर 32। बाबा जनरल ने जस्टिस साहब का हाथ पकड़ा। जन्नत आज कोई गिला न करना, मैं अपना जवान बेटा दफला आया हूँ। देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ खाली है। जिस औलाद के लिए ये जायदाद इकट्ठी की, उसने एक औरत के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। जन्नत में एक अच्छा बाप ना बन सका, ना मैं अपनी बेटियों की हिफाजत कर सका और ना मैंने अपने बेटे की अच्छी तरबियत की। अगर मैं उसकी अच्छी तरबियत करता तो वो ज़िंदा होता। जस्टिस साहब ने रोते हुए कहा, मुझे समीर को तब मारना चाहिए था जब वो पहली दफ़ा एक औरत को उजाड़ आया था, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा और मैं खुश हुआ था और सब कुछ संभाल लेता था। मुझे मेरे ओहदे का मान था, लेकिन मेरा ओहदा भी कुछ ना कर सका क्योंकि मेरे बेटे ने मुझसे वफ़ा नहीं की। अगर वो मुझसे वफ़ा करता तो मेरे सामने मौजूद होता। जन्नत मुझे कहीं से समीर ला दो। जस्टिस साहब ने ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहा, जन्नत तुम अपने बेटे की तरबियत बहुत अच्छे से करना। जब खुदा रस्सी खींचता है ना, तो तब दौलत भी किसी काम की नहीं रहती। जस्टिस साहब ने जन्नत को समझाते हुए कहा, आज समीर की वफ़ात को तीसरा दिन हो चुका था। सब कुछ मामूल पे आ चुका था, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी रुकी हुई थी तो वो अलीशा, जन्नत और अल्ताफ़ साहब की थी। जन्नत 2 दिन से अपने घर नहीं गई थी और उसे न समीर के बच्चों का होश था न उमर का। और तीसरा दिन था, मीरब ने खुद को कमरा बंद किया हुआ था। शुक्र है वो हॉस्टल में रहती थी, लेकिन अगर घर रहती तो वो बात अपने माँ बाप से ना छुपा पाती जो खुद से छुपाती थी। मुझे जन्नत से एक दफ़ा मिलना चाहिए। मीरब ने एक लम्हे में फ़ैसला किया और उठकर मुंह हाथ धोया और कराची की फ़्लाइट बुक की और रवानगी के लिए तैयारी की। जब अंधेरा हर तरफ फैल गया तो उस वक्त समीर हाउस में मौजूद लोगों के दिलों में भी अंधेरे का खौफ फैल गया। रूहान रूम में आराम कर रहा था, जवार घर जा चुका था और अल्ताफ़ साहब ने खुद को कमरा बंद किया हुआ था। अलीशा और जन्नत बाहर लॉन में बैठी थी। उन दोनों की मौजूदगी में इतनी खामोशी थी, अगर सांस भी लिया जाता तो आवाज़ आती थी। आयशा बेगम की वफ़ात के बाद उस घर से खुशियाँ उठ चुकी थी, लेकिन समीर की वफ़ात के बाद ऐसे लगता था कि कोई मौजूद ही नहीं। यहाँ तक कि परिंदों की आवाज़ भी न थी। शायद वो भी कहीं नई जगह जा चुके थे शायद वो भी कहीं नई जगह जा चुके हैं। वो दोनों अपनी सोचों में मगन थी कि मुलाजमा ने किसी औरत के आने की इत्तला दी तो जन्नत ने आने की इजाज़त दी। वो समझी कि समीर के लिए होगी वो समझी कि समीर के लिए आई होगी, क्योंकि कोई ना कोई फातिहा के लिए आता रहता था। लेकिन जैसे जो अलीशा की नज़र मीरब पे पड़ी, वो गुस्से से उठ खड़ी हुई। क्यों आई है ये औरत यहाँ? दफ़ा करो उसे यहाँ से। हमारा भाई खा गई है, लीशा ने पैंग होकर कहा तो जन्नत ने लीशा का हाथ पकड़ा। लीशा, उसे कुछ कहने से पहले ये सोच लेना कि वो तुम्हारे भाई की मोहब्बत है। वो इतनी अजीज़ थी उसे कि जो काम कोई ना करवा सका वो उसने करवा दिया। जन्नत ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, लीशा तुम अंदर जाओ और किसी को कुछ नहीं कहना, अभी मैं बात करके आती हूँ। तो लीशा पैर पटक के अंदर चली गई। क्या बात करनी है? जन्नत ने बेतासर लहजे में पूछा, जैसे वो किसी अजनबी से बात कर रही हो। मीरब की हालत भी जन्नत से मुख्तलिफ न थी। उसकी आंखों के पपोटे सूजे हुए थे, जैसे वो बहुत रो रो कर आई हो। मुझे लगता तो नहीं है कि तुम मेरे भाई की वफ़ात के गम के लिए आई होगी। क्या बात तुम्हें यहाँ तक कैंच लाई है? जन्नत ने मीरब को बैठने का इशारा करके पूछा। मैं तो नफ़रत में डूबी हुई थी। तुम तो बहन थी ना, तुम तो बचा सकती थी अपने भाई को। मीरब ने ज़ोर से सिसकी ली और जन्नत के लबों पे मुस्कुराहट आई। कहीं समीर से मोहब्बत तो नहीं हो गई थी? जन्नत ने तंज से पूछा तो मीरब चौंकी। हाँ, हो गई थी, मीरब ने बिला जच के कहा, लेकिन मोहब्बत में नफ़रत हावी हो गई थी। मीरब ने रोते हुए कहा, मोहब्बत में नफ़रत नहीं होती मीरब, कभी भी नहीं होती। जन्नत ने दुख से कहा, मैं कैसे उस शख्स से शादी कर सकती थी जिसने मेरी बहन को
उजाड़ा था। मीरब ने सू सू करते हुए कहा। तो फिर उसके इतना करीब क्यों आई? ताकि उसे तबाह कर सकूं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं खुद भी बर्बाद हो जाऊंगी। मैं खाली हाथ हूँ, मेरे हाथ कुछ भी नहीं है, ना समीर ना पलवा शाह। हालांकि घोड़े पे जो सवार रहता है वो खाली हाथ रह जाता है। जन्नत ने दुख से कहा। तुम्हें पता है इस वक्त तुम एक जोगन लग रही हो, किसी के इश्क में जोगन। कोई भी बता सकता है तुम्हें क्या दुख है, और मुझे आज तुम पे तरस आ रहा है। जन्नत ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मेरी अज़ियत की इससे ज़्यादा क्या हद होगी। मुझे खुद पे तरस आता है। काश मैं समीर से मुख्तलिफ हालात में मिली होती। काश वो अच्छा होता। मीरब ने ज़ोर से अपने बालों को नोचते हुए कहा। इश्क खेल नहीं होता मीरब, जिसे खेल समझ के खेलो। ये नस्लें तबाह कर देता है, ये इंसान को खा जाता है। और तुम्हें पता है, जब तुम्हारे मनपसंद इंसान से शादी नहीं होगी और तुम्हारे बच्चे होंगे, अगर उस पल तुम्हें समीर याद आया तो तुम पे क्या गुजरेगी? जन्नत, मुझे एक फेवर दे दो, मैं तुम्हारे पैरों में बैठती हूँ। मीरब कुर्सी से उठकर जन्नत के पैरों में बैठ गई। मुझसे जिस हद तक होगा मैं तुम्हें फेवर दूंगी। मुझे समीर का बच्चा दे दो। तब मैं नफ़रत में अंधी थी, लेकिन उसके जाने के बाद मैं नहीं रह सकती। मुझे उसका बच्चा दे दो, ताकि मेरे पास ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद बाकी हो। घर वालों को क्या जवाब दोगी? जन्नत ने उल्टा मीरब से सवाल किया। मैं यहाँ से दूर चली जाऊँगी, मीरब ने रोते हुए कहा। मैं अपने भाई के बच्चे नहीं दे सकती, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, उन्हें समीर समझ के खा जाओ। मैं मैं बेटा बाबा के हवाले करूँगी, और बेटी मेरी है, जन्नत ने गुस्से से कहा। और ऐसे मत जाना, खा पी कर जाना। और जन्नत अंदर की तरफ बढ़ गई, जहाँ लिशा उसके इंतज़ार में खड़ी थी। क्या मांग रही थी? लिशा ने पूछा। लिशा, कल बताऊंगी, अभी मैं आराम करना चाहती हूँ, और मैं घर जा रही हूँ, सुबह आ जाऊँगी, बाबा का ख्याल रखना। और जन्नत अपना बैग लेके ड्राइवर के साथ घर की तरफ रवाना हो गई। जन्नत ने घर में दाखिल होते ही ज़ोर से उमर, कबीर और हानि को बुलाया, तो वो जो टीवी देख रहे थे बाहर निकले। उमर तो एकदम आकर जन्नत के गले लगा, और कबीर और हानि दूर से देख रहे थे। जन्नत ने उनके लिए बाजुवाह जन्नत ने उनके लिए बाजुवाह किया, तो वो भी जन्नत के गले लगे। मैंने अपने बच्चों को बहुत मिस किया, क्या तुम लोगों ने मुझे किया? जन्नत ने तीनों की तरफ देखकर मुस्कुरा के पूछा। बहुत। उमर ने जन्नत के माथे को चूम कर कहा, तो जन्नत की आंखों से आंसू गिरे। मामा, आप रो क्यों रही हो? उमर एकदम परेशान हुआ। जन्नत के पास जवाब न था। वो खामोश रही और उठ खड़ी हुई। चलो अंदर चलें। मुझे ये बताओ, मेरे बच्चों ने खाना खाया है? जी मामा, दादों ने बना कर दिया था, और बहुत मज़े का था, उमर ने जवाब दिया। उमर, तुमने बहन और भाई का ख्याल रखा था? जन्नत ने उमर से पूछा। जी मामा, मैंने ख्याल रखा था, और मैं उनके लिए आज चॉकलेट्स भी लाया था। आप पूछ लो। तो जन्नत ने कबीर और हानि की तरफ देखा, जिन्होंने ज़ोर शोर से सर हिलाया। यार मामा, ये बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब उनका मेरे स्कूल में एडमिशन होगा ना, उन्हें इर्शा से मिलाऊंगा, फिर ये मेरी तरह बोलने लग जाएंगे। तो इर्शा की जिक्र पे जन्नत के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को उससे दूर रखना, जन्नत ने हर्षे के तहत कहा। मामा, आज तो वो फर्श पे गिरी थी, चोट भी आई थी, लेकिन मुझसे बात नहीं की, नाराज़ थी, उमर ने मुंह बनाकर कहा। ओके, चलो रूम में। तो वो तीनों उमर के रूम की तरफ बढ़े। उस रूम की पूरी सेटिंग बदल गई थी। 3 सिंगल बेड रखे थे, एक पिंक कलर का, और बाकी 2 ब्लैक और पिंक, जो कि लड़की के लिए था। बहुत प्यारा सा सेट किया गया था। जन्नत हैरान हुई, लेकिन खामोश रही। वो तीनों अपने बेड पे बैठ गए। फिर जन्नत ने उन्हें सोने का बोला, तो वो लेट गए, और जन्नत जवाहर के रूम की तरफ बढ़ी। आलिया बेगम और हैदर साहब शायद अपने रूम में थे, क्योंकि वो जन्नत को नज़र न आए। जवाहर रूम में न था।
तो जन्नत सीढ़ी की तरफ बढ़ी और नाप घुमाया। दरवाज़ा खुल गया। तुम आ गई? जवान ने आंखों से हाथ हटाते हुए पूछा। हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। रूम में चलो। जो बात करनी है यही करो, जवान ने जवाब दिया। मुझे एग्रीमेंट करना है तुमसे। जन्नत की बात सुनकर जवान ने पट से अपनी आंखों से हाथ हटाया। उस एग्रीमेंट में अगर ये हुआ कि मैं तुमसे दूर रहूँगा तो मुझे मंजूर नहीं, और ना तलाक की कोई बात होगी। जवान ने उठ के बैठ के कहा। तुम मुझे तलाक क्यों नहीं देना चाहते? तुम्हें वजह मैं बताऊं क्यों नहीं देना चाहते? जन्नत ने जवान की तरफ देख कर कहा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जवान ने जल्दी से कहा।